हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अमिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे बच्चे आप सब? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो आज हम लोग जो है पावलोव से प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले मैंने थॉर्नडाइक और स्किनर पे करा दिया है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और जब तक मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और उसके ऑप्शन पढ़ती हूँ तब तक आप लोग जो है आंसर कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पावलोव ने सीखने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसका नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयासयोग्य त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या कहता है? तो इसमें एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़कर एक अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न की जाती है। अब ये तटस्थ उद्दीपक क्या है मेरे बच्चे? तो तटस्थ उद्दीपक है घंटी। क्या है? घंटी। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? तो स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन। क्या है? भोजन। अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? तो लार का आना। लार का आना। और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है? तो इसको दिया किसने है मेरे बच्चे? स्किनर साहब ने दिया है। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत, ठीक ना। और इसको दिया किसने है? तो कोहलर साहब ने दिया है। प्रयासयोग्य त्रुटि का सिद्धांत, इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसको किसने दिया है? तो इसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। लिख लेना आप लोग, मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पर किया था? बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चिंपैंजी। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कुत्ता। किस पे किए थे? कुत्ते पर किए थे। बिल्ली पर कौन किया था? तो थॉर्नडाइक साहब किए थे। थॉर्नडाइक साहब। चूहे पर कौन किए थे? तो स्किनर साहब किए थे। स्किनर साहब। चिंपैंजी पर कोहलर साहब किए थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? अनुबंधित उद्दीपक, इसी को कंडीशंस स्टिमुलस कहते हैं। अननुबंधित उद्दीपक, इसको अनकंडीशंस स्टिमुलस कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशंस रिस्पॉन्स कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे भोजन, अननुबंधित उद्दीपक। इसी को अनकंडीशंस स्टिमुलस भी कहते हैं। इसी को स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक। इसी को अप्रतिबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। अप्रतिबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। और ये अनुबंधित उद्दीपक जो है मेरे बच्चे, इसको कंडीशंस स्टिमुलस कहते हैं। इसी को सीएस भी कहते हैं, ठीक ना। अनुबंधित उद्दीपक क्या है? तो घंटी की आवाज़। घंटी की आवाज़। जब आपसे पूछेगा कि घंटी की आवाज़ क्या है, तो यह अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक ना। अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? तो घंटी की आवाज़ पर लार आना। घंटी की आवाज़ पर लार आना, ठीक ना। जब कहेगा कि घंटी की आवाज़ पर लार आना, तब ये अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा। अगर केवल कहेगा लार आना, तब ये जो है अनानुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा मेरे बच्चे। अनानुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा, क्योंकि ये स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। भोजन को देख करके जो है वैसे भी लार आ जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि पावलाव के प्रयोग में घंटी बजने पर लार टपकाना क्या कहलाता है? स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, विलोपन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अनुबंधित अनुक्रिया। ये अनुबंधित अनुक्रिया जो होती है सीखी गई अनुक्रिया होती है, ठीक ना। जब आपसे पूछेगा कि घंटी बजने पर लार टपकाना, इस शब्द को ध्यान देना, घंटी बजने पर लार टपकाना क्या है? ये अनुबंधित अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? तो इसको जो है अनानुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं, अनानुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं। अनानुबंधित अनुक्रिया यानी UCR, इसको ध्यान देना, UCR। और अनानुबंधित उद्दीपक इसको जो है UCS कहते हैं। ये मेरे बच्चे स्वाभाविक उद्दीपक हैं, स्वाभाविक उद्दीपक भी इसे कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक। ये भोजन का कार्य करता है, अनानुबंधित उद्दीपक, इसी को भोजन कहते हैं। विलोपन क्या है? कि घंटी बजने के बाद, घंटी बजने के बाद यदि भोजन न मिले तो कुत्ता जो है वह लार टपकाना बंद कर देगा, उसे क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन को, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, टाइप यस अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उपर्युक्त सभी। यानी इसको जो है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, टाइप यस अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इन तीनों को जो है शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं। यानी शास्त्रीय अनुबंधन का ही नाम सब है ये, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि घंटी बजाने के बाद काफ़ी देर तक भोजन न दिया जाए तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है, इसे क्या कहते हैं? उद्दीपन सामान्यीकरण, विलोपन, स्वतः पुनर्प्राप्त, विभेदन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे विलोपन, ठीक ना। यदि घंटी बजाने के बाद काफ़ी देर तक भोजन नहीं दिया जाएगा तो कुत्ता जो है लार टपकाना क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिसे क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। और ये उद्दीपन सामान्यीकरण क्या है मेरे बच्चे? तो सामान्यीकरण का मतलब ही होता है कि समान, जैसे समान दिखने वाला। जैसे घंटी पे जो है अगर कुत्ता लार टपकाता है तो सीटी बजाने पर भी लार टपकाएगा, या साइकिल की घंटी आप बजाएंगे तब भी वो लार टपकाएगा, ठीक ना। यही होता है उद्दीपन सामान्यीकरण, मतलब सेम, जैसे घंटी के समान सेम आवाज़ जिसकी निकल रही हो। स्वतः पुनर्प्राप्ति क्या होता है? कि जैसे भोजन से पहले घंटी बजती है और घंटी बजने के बाद जो है कुत्ते को भोजन दिया जाता था, और फिर जो है जब घंटी बजने के बाद कुत्ते को भोजन अगर न दिया जाए तो वो लार टपकाना क्या कर देगा? बंद कर देगा। और अचानक बीच में यदि फिर उसे जो है घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाए तो क्या करेगा? जो है वह पुनः जो है लार टपकाना शुरू कर देगा, ठीक ना। और विभेदन क्या है? तो विभेदन मतलब दोनों घंटी के बीच में जो है वो अंतर स्पष्ट कर लेता है। घंटी बजा रहे हैं और यदि सीटी बजा रहे हैं तो दोनों में जो है वो अंतर स्पष्ट कर लेगा। घंटी बजाने पर ही लार टपकाएगा, सीटी बजाने पर लार नहीं टपकाएगा। तो यही है इसका। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलाव मूल रूप से क्या थे? समाजशास्त्री, शरीर क्रिया विज्ञानी, दार्शनिक, भूगोलवेत्ता। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शरीर क्रिया विज्ञानी। पावलाव साहब क्या थे? शरीर क्रिया विज्ञानी थे। और ये समाजशास्त्री कौन थे? तो समाजशास्त्री में वाइगोत्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, ये सब समाजशास्त्री हैं, ठीक ना। और दार्शनिक में कौन कौन आएंगे? तो दार्शनिक में है सुकरात हुए, प्लेटो हुए और अरस्तु हुए और ये हुए जॉन लॉक हुए, विलियम जेम्स हुए, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि पावलोव को उनके पाचन संबंधी शोध के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1901, 1904, 1910, 1920। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 1904। क्या है? 1904। और ये नोबेल पुरस्कार देने का सिलसिला कब से शुरू हुआ था? तो 1901 से शुरू हुआ था। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे द्वारा घंटी की आवाज़ सुनकर कक्षा से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाना पावलोव के किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन क्या है? तो एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़कर एक अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न की जाती है। ठीक ना। और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को किसने दिया है? तो स्किनर साहब ने दिया है। स्किनर साहब ने। संज्ञानात्मक अधिगम को किसने दिया है? तो जीन पियाजे साहब ने दिया है। जीन पियाजे साहब ने। सामाजिक अधिगम कौन दिया है? तो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार का अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य है, यह कथन किसका है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, वाटसन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पावलोव साहब। कौन है? पावलोव। और स्किनर साहब का कथन क्या है? तो स्किनर साहब का कथन है कि शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षा का आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व है। ये स्किनर साहब ने दिया है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अनानुबंधित उद्दीपक। ठीक ना। इसी को जो है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस कहते हैं। इसी को यूसीएस कहते हैं। यूसीएस नाम याद रखना। ठीक ना। और इसी को स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। और अनुबंधित उद्दीपक को इसी को जो है कंडीशन्ड स्टिमुलस कहते हैं। सीएस नाम याद रखना। कंडीशन्ड स्टिमुलस। घंटी की आवाज़। अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी की आवाज़। घंटी की आवाज़। तो ये अनुबंधित उद्दीपक है। ठीक ना। तटस्थ उद्दीपक क्या है? तो ये भी घंटी है मेरे बच्चे। घंटी, लेकिन ये प्रारंभ में है। प्रारंभ में आपसे बात करेगा कि प्रारंभ में घंटी क्या है? तो ये तटस्थ उद्दीपक है, क्योंकि ये जो है शुरुआत में यनियस रहता है, न्यूट्रल स्टिमुलस। शुरुआत में जो है ये इस पे जो है लार नहीं टपकाता था कुत्ता। अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? तो इसको जो है सीआर बोलते हैं। सीआर, ये सीखी गई अनुक्रिया होती है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पहले घंटी बजाना और फिर भोजन देना यह दर्शाता है कि सीखना किसके साहचर्य पर आधारित है? उद्दीपक उद्दीपक, स्टिमुलस स्टिमुलस, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, अनुक्रिया पुनर्बलन, रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक उद्दीपक। इसमें दोनों उद्दीपक हैं। घंटी बजाना यानी घंटी की आवाज़, घंटी की आवाज़ ये भी उद्दीपक है, और भोजन ये भी उद्दीपक है। ठीक ना। ये उद्दीपक भोजन जो है ये स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक है। और घंटी बजाना ये अनुबंधित उद्दीपक है। अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक। इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक उद्दीपक, क्योंकि भोजन भी उद्दीपक है और घंटी की आवाज़ भी उद्दीपक है। ठीक ना।
और ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये तो थॉर्नडाइक साहब का है, थॉर्नडाइक साहब का। अनुक्रिया पुनर्वलन तो ये स्किनर साहब का है, स्किनर साहब का। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव किस देश के शरीर विज्ञानी थे? अमेरिकी, जर्मन, रूसी, ब्रिटिश। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे रूसी। क्या थे? रूसी थे। पावलोव एक फिजियोलॉजिस्ट थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी एक शरीर विज्ञानी थे, एक शरीर विज्ञानी थे। और ये जर्मन के कौन कौन थे? तो जर्मन के उंट साहब थे, उंट। और गेस्टाल्टवादियों में जैसे वर्दीमर हुए, कोहलर हुए, कोफ्का हुए, ये सब जर्मन के थे, यानी जर्मनी के थे। और ये ब्रिटिश के कौन थे? तो ब्रिटिश के मैकडूगल साहब थे, मैकडूगल। लिखते जाइए, मैं बोलती जा रही हूँ। मैकडूगल थे। और सिरिल बर्ट थे, स्पीयरमैन थे, ठीक ना। और अमेरिकी में ये थॉर्नडाइक साहब हैं और स्किनर साहब हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव को उनके किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था? सीखने के सिद्धांत के लिए, पाचन क्रिया के लिए, व्यवहारवाद के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पाचन क्रिया के लिए। किसके लिए? पाचन क्रिया के लिए। और सीखने के सिद्धांत से कौन प्रसिद्ध है? तो ये थॉर्नडाइक साहब हैं, थॉर्नडाइक साहब। व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन साहब हैं, जेबी वाटसन साहब हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए तो ये जीन पियाजे साहब हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, ईएल थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पावलोव। क्या है? पावलोव। और स्किनर साहब जो पुनर्बलन शब्द का पहली बार प्रयोग जो है किसने किया था? तो स्किनर साहब ने किया था। पुनर्बलन शब्द का पहली बार प्रयोग ये स्किनर साहब ने किया है। इस पे महत्व भी जो है स्किनर साहब ने दिया है, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत जो है ये हल साहब ने दिया है। पुनर्बलन का सिद्धांत याद रखना, इसको हल साहब ने दिया है, ठीक ना। और थॉर्नडाइक साहब को जो है प्रयत्न एवं त्रुटि के लिए जानते हैं। कोहलर को जो है अंतर्दृष्टि एवं सूझ के लिए जानते हैं, अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत के लिए जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस प्रश्न को ध्यान देना आप सब। अगर ऑप्शन में थॉर्नडाइक हैं तो पहले तो जो है ESR यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के लिए थॉर्नडाइक पे जाएंगे। अगर थॉर्नडाइक नहीं है तब आप जो है पावलोव साहब पे जाएंगे, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए पे जाएंगे, क्योंकि पावलोव साहब भी जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को दिया है, ठीक ना। इस प्रश्न को ध्यान देना। और अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत RS तो इसको स्किनर साहब ने दिया है, स्किनर साहब ने। क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसको भी जो है स्किनर ने दिया है, इसको भी स्किनर साहब ने दिया है। सूझ का सिद्धांत ये जो है कोहलर साहब ने दिया है, ठीक ना। इस प्रश्न को ध्यान देना मेरे बच्चे। ESR अगर थॉर्नडाइक रहेंगे तो पहली जो है थॉर्नडाइक पे जाएंगे, अगर थॉर्नडाइक नहीं है तब आप जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी पावलोव साहब पे जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि पावलाव के प्रयोग में जब घंटी की आवाज़ पर लार टपकाई जाती है तो घंटी क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, असंबद्ध उद्दीपक, आनुबंधित उद्दीपक, सामान्य उद्दीपक। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है अनुबंधित उद्दीपक। घंटी की आवाज़ अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक ना। स्वाभाविक उद्दीपक और असंबद्ध उद्दीपक ये दोनों एक ही हैं, जिसको यूसीएस कहते हैं। यूसीएस क्या है मेरे बच्चे? तो भोजन है, स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक ना। और सामान्य उद्दीपक, इसको उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण यानी एक ही जैसे समान दिखने वाले को उद्दीपक सामान्यीकरण। जैसे घंटी पे जो है कुत्ता लार टपका रहा है तो सीटी बजाएंगे तब भी वो लार टपकाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग के अंत में लार आना कैसी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, तटस्थ अनुक्रिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है प्रयोग के अंत में लार आना अनुबंधित अनुक्रिया है। क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? तो यूसीआर है। तटस्थ अनुक्रिया क्या है मेरे बच्चे? तटस्थ अनुक्रिया प्रारंभ में जो है घंटी पर लार न टपकाना, ये क्या है? तटस्थ अनुक्रिया है। प्रारंभ में घंटी क्या थी? यनियस थी, न्यूट्रल स्टिमुलस थी। और ये तटस्थ अनुक्रिया क्या है कि यानी यनियस पर यानी तटस्थ उद्दीपक पर जो है लार न टपकाना, ये तटस्थ अनुक्रिया है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता था? अनुक्रिया, उद्दीपक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो उद्दीपक। शास्त्रीय अनुबंधन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता था? भोजन। भोजन क्या था मेरे बच्चे? उद्दीपक था। क्या था? उद्दीपक। घंटी की आवाज़, ये भी क्या था मेरे बच्चे? उद्दीपक था, ठीक ना। तो शास्त्रीय अनुबंधन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता था? उद्दीपक, क्योंकि ये दोनों जो है उद्दीपक था, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते की घंटी के अलावा समान आवाज़ जैसी सीटी पर भी लार आना क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, विलोपन, अधिगम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी कुत्ते की घंटी के अलावा समान आवाज़ जैसी सीटी पर भी लार आना, चाहे वो घंटी आप बजाएं, चाहे सीटी आप बजाएं, कुछ भी बजाएं, वो लार टपकाएगा। कुत्ता जो है लार टपकाएगा, वही है उद्दीपक सामान्यीकरण। ये उद्दीपक विभेदीकरण क्या है? तो सही उद्दीपक और उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के बीच अंतर समझना, ठीक ना। और ये विलोपन क्या है मेरे बच्चे? तो विलोपन घंटी बजने के बाद यदि कुत्ते को भोजन न दिया जाए तो कुत्ता जो है वह लार टपकाना क्या कर देगा? बंद कर देगा, जो कि विलोपन का कार्य करेगा, ठीक ना। और अधिगम मतलब मेरे बच्चे सीखना होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विलोपन के बाद कुछ समय रुककर घंटी बजाने पर पुनः लार आना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण, विलोपन, स्वतः स्फूर्त पुनर्लाभ, विभेदीकरण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे स्वतः स्फूर्त पुनर्लाभ। यानी विलोपन के बाद कुछ समय रुककर घंटी बजाने पर पुनः लार आना, ठीक ना। तो क्या कहलाता है? स्वतः स्फूर्त पुनर्लाभ। सामान्यीकरण अभी मैंने बताया कि घंटी यदि आप बजा रहे हैं तो उस घंटी के स्थान पे चाहे आप सीटी बजाएं, चाहे साइकिल की घंटी बजाएं, कुत्ता लार जो है टपकाएगा, ठीक ना। और विभेदीकरण क्या है?
तो विभेदीकरण में दोनों के बीच अंतर समझ जाना है, यानी आप घंटी बजा रहे हैं तभी वो लार टपकाएगा, अगर आप सीटी बजा रहे हैं तो कुत्ता लार नहीं टपकाएगा, वही चीज़ है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में घंटी बजने पर छात्रों का अपना बस्ता समेटना या छुट्टी के लिए तैयार होना पावलोव के किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थियरी। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन। इसी शास्त्रीय अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसको जो है स्किनर साहब ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर साहब ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, थॉर्नडाइक साहब ने। सूझ का सिद्धांत इसको इनसाइट थियरी भी बोलते हैं, इसको कोहलर साहब ने दिया है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा सफ़ेद चूहे से डरता है और अब वह सफ़ेद बिल्ली को देखकर भी डरने लगा। यह व्यवहार पावलोव के सिद्धांत के किस नियम को दर्शाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, विलोपन, पुनरावृत्ति। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी एक बच्चा सफ़ेद चूहे से डरता है और वह सफ़ेद बिल्ली को देखकर भी डरने लगता है, यानी सफ़ेद चूहा भी है और सफ़ेद बिल्ली भी है, तो दोनों में क्या कर रहा है? वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। उद्दीपक विभेदीकरण क्या होता है? दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना। जैसे अभी यही जो है बच्चा ये समझ जाता कि ये सफ़ेद चूहा है और ये सफ़ेद बिल्ली है, दोनों में अगर अंतर स्पष्ट कर लिया तब ये विभेदीकरण हो गया। विलोपन क्या है कि जैसे कुत्ते को जब भोजन दिया जाता था तो उसके पहले घंटी बजाई जाती थी, ठीक ना, और घंटी बजाने के बाद यदि कुत्ते को जो है भोजन नहीं दिया गया तो कुत्ता जो है लार टपकाना बंद कर देगा, और जो लार टपकाना बंद कर देगा तो वह जो है विलोपन का कार्य करेगा। ठीक ना मेरे बच्चे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराव, बार बार दोहराना किसी चीज़ को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुलेख सुधारने, अच्छी आदतें डालने और अक्षर विन्यास सिखाने में किस सिद्धांत का अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? कोहलर का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत इसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में पावलोव के सिद्धांत का अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भय का माहौल बनाना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, पढ़ाई को सकारात्मक भावनाओं, पुरस्कार, प्रशंसा के साथ जोड़ना चाहिए, केवल कठिन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे पढ़ाई को सकारात्मक भावनाओं, पुरस्कार, प्रशंसा के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक ना। भय का माहौल बनाना चाहिए। भय का माहौल बना देंगे मेरे बच्चे तो बच्चा आपसे पूछेगा ही नहीं कुछ, जो उसके समझ में नहीं आएगा वो आपसे पूछेगा ही नहीं। बच्चों को दंडित करना चाहिए, नहीं, ये तो निगेटिव है। केवल कठिन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं मेरे बच्चे, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, दोनों पे जो है आपको ध्यान देना होगा। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ता सिर्फ घंटी की विशेष आवाज़ पर ही लार टपकाता है और अन्य मिलती जुलती आवाज़ पर नहीं। यह सीखने की प्रक्रिया कहलाती है सामान्यीकरण, विलोपन, उद्दीपन विभेदीकरण, अनुक्रिया। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपन विभेदीकरण, क्योंकि वह दोनों में अंतर स्पष्ट करना जान गया है।
सिर्फ जो है घंटी की विशेष आवाज़ पर ही लार टपकाएगा, उससे मिलती जुलती आवाज़ पर नहीं। ये विभेदीकरण का जो है उदाहरण है। सामान्यीकरण में क्या है कि वो चाहे घंटी की आवाज़ हो, चाहे सीटी की आवाज़ हो, चाहे जिसकी आवाज़ हो, वो सब पे जो है लार टपकाएगा। ये सामान्यीकरण है, मतलब सेम उसके जैसा सामान दिखने वाला। विलोपन, घंटी बजने के बाद यदि कुत्ते को भोजन देंगे तब तो लार टपकाएगा, अगर भोजन नहीं देंगे तो कुत्ता लार टपकाना जो है बंद कर देगा। और जब कुत्ता लार टपकाना जब बंद कर देगा तो वह जो है विलोपन का कार्य करेगा। ठीक ना। अनुक्रिया क्या है, तो किसी उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के सिद्धांत में घंटी की आवाज़ क्या है। स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, तटस्थ अनुक्रिया। तो घंटी की आवाज़, इसका आंसर है मेरे बच्चे अस्वाभाविक या अनुबंधित उद्दीपक। अगर घंटी की आवाज़ बस कहेगा तो ये अनुबंधित उद्दीपक है, यानी अस्वाभाविक, जो सीखी गई है। ये सीखी गई प्रतिक्रिया है, घंटी की आवाज़ पे जो है लार टपकाना। ठीक ना। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है मेरे बच्चे, तो ये भोजन है, जिसको यूसीएस बोलते हो। और ये अनुबंधित अनुक्रिया क्या है, तो ये सीआर है, सीआर, ये सीखी गई अनुक्रिया है। अनुबंधित अनुक्रिया क्या करता है, घंटी की आवाज़ पर लार टपकाना, घंटी की आवाज़ पर लार टपकाना। ठीक ना। ये अनुबंधित अनुक्रिया है। तटस्थ अनुक्रिया क्या है, तो तटस्थ उद्दीपक यानी यनियस, प्रारंभ में घंटी क्या थी, यनियस थी, न्यूट्रल स्टिमुलस थी, तो उस पे जो है कुत्ता जो है लार नहीं टपकाता था, उसी को तटस्थ अनुक्रिया कहते हैं। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका आंसर मैंने बताया ना, घंटी की आवाज़ यानी अस्वाभाविक वाला है, अनुबंधित उद्दीपक। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में अनुबंधित अनुक्रिया क्या है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया, आदत, एक सीखी गई प्रतिक्रिया, सहज क्रिया। तो अनुबंधित अनुक्रिया, इसमें इसका आंसर है मेरे बच्चे एक सीखी गई प्रतिक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया पूछ रहा है, सीखी गई प्रतिक्रिया। ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया क्या है मेरे बच्चे, तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, जिसको आप जो है क्या बोलते हो, यूसीआर, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक ना। और ये सहज क्रिया क्या है, तो सहज क्रिया के लिए जो है कुछ सीखना नहीं होता है आपको। जैसे आप प्याज काटते हो तो आँख से आंसू आती है ना, उसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये सहज क्रिया है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। केवल चिंतन द्वारा, उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध, स्वतः स्फूर्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध। कोई उद्दीपक आप रखेंगे और फिर बच्चों से क्या करवाएंगे, अनुक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अनुक्रिया। ठीक ना। स्वतः स्फूर्त क्या है कि घंटी बजाने के बाद जब कुत्ते को आप भोजन नहीं देंगे, ठीक ना, तो कुत्ता जो है लार टपकाना बंद कर देगा। जब लार टपकाना बंद कर देगा तो वह विलोपन हो जाएगा। ठीक ना। और फिर अचानक यदि आपने घंटी बजाई और कुत्ता जो है लार टपकाना शुरू कर दे तो उसे स्वतः स्फूर्त कहते हैं। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है। अधिगम, बुद्धि, स्मृति, व्यक्तित्व। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अधिगम, यानी सीखने से संबंधित है। और बुद्धि से जो है अल्फ्रेड बिने को आधुनिक बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। ठीक ना। इन्होंने जो है 1904 में पहला जो है बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। 1904 में पहला बुद्धि परीक्षण जो है विकसित किया था। और स्मृति के लिए कौन जाने जाते हैं, तो हर्मन एबिंगहास
हास को जाना जाता है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। और व्यक्तित्व के लिए किसको जाना जाता है? तो आलपोर्ट साहब को। इस व्यक्तित्व के लिए किसको जाना जाता है? आलपोर्ट को। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में घंटी क्या थी? यूसीएस, एनएस, सीएस, सीआर। तो प्रारंभ में घंटी क्या थी? एनएस थी। यानी जब शुरुआत में घंटी बजाई जाती थी तब कुत्ता जो है वह लार नहीं टपकाता था, इसलिए यह एनएस थी, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस थी। यूसीएस जो है ये स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक है जो भोजन का कार्य करता है। सीएस जो है ये अनुबंधित उद्दीपक है। अनुबंधित उद्दीपक है। ठीक ना। सीआर जो है ये अनुबंधित अनुक्रिया है। अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक ना। याद रखना सीआर अगर कहे तो अनुबंधित अनुक्रिया है, सीएस कहे तो अनुबंधित उद्दीपक है, एनएस कहे तो न्यूट्रल स्टिमुलस है। ये प्रारंभ में घंटी रहती है क्योंकि इस पे तब कुत्ता लाड़ नहीं टपकाता था। और यूसीएस जो है ये स्वाभाविक उद्दीपक है जो भोजन का कार्य करता है। ठीक ना। सीएस अगर कह दे तो घंटी की आवाज़, जैसे ही घंटी की आवाज़ कहे तुरंत समझ जाना कि अनुबंधित उद्दीपक है। घंटी की आवाज़ पर लार आना ये सीआर हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन का मुख्य आधार क्या है? पुनर्बलन, संबंध स्थापित करना, दंड, अभ्यास। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे संबंध स्थापित करना। ठीक ना। पुनर्बलन जो है ये स्किनर से है, ये स्किनर से संबंधित है। पुनर्बलन जो है ये पुरस्कार का कार्य करता है, मतलब पुनर्बलन को ही पुरस्कार कहते हैं। और दंड जो है ये क्रिया प्रसूत से है, उसमें दंड, यदि आप दंड देंगे तो जो है कार्य रुक जाता है ना, तो वही चीज़ है। अभ्यास जो है ये अभ्यास का नियम है जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। अभ्यास का नियम जिसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटा बच्चा एक सफ़ेद कुत्ते से डरता है। धीरे धीरे वह सभी सफ़ेद वस्तुओं जैसे सफ़ेद खरगोश, सफ़ेद खिलौना से डरने लगता है। पावलोव के अनुसार यह उदाहरण है विभेदीकरण, सामान्यीकरण, विलोपन का, सुदृढ़ीकरण का। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सामान्यीकरण। एक छोटा बच्चा एक सफ़ेद कुत्ते से डरता है, धीरे धीरे वह सभी सफ़ेद वस्तुओं से जो है डरने लगता है। तो क्या कर लिया? सामान्यीकरण, मतलब एक जैसे सबको समझने लगा। ठीक ना। और ये विभेदीकरण क्या है? तो विभेदीकरण मतलब दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना। सही उद्दीपक और उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के बीच अंतर समझना। ठीक ना। इसे कहते हैं विभेदीकरण। विलोपन क्या है कि जब व्यवहार को पुरस्कार मिलना बंद हो जाता है तो वह व्यवहार धीरे धीरे क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। जैसे जब कुत्ते को भोजन दिया जाता था तो उसके पहले घंटी बजाई जाती थी, यानी घंटी बजाने के बाद यदि आप कुत्ते को भोजन नहीं देंगे तो कुत्ता जो है लार टपकाना बंद कर देगा, और जब लार टपकाना बंद कर देगा तो वह जो है विलोपन का कार्य करेगा। सुदृढ़ीकरण क्या है? तो किसी वस्तु, संरचना या प्रक्रिया को अधिक मजबूत या स्थिर या टिकाऊ बनाना। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक सामान्यीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है? एक कुत्ता सिर्फ बैठो कहने पर बैठता है, रुको पर नहीं। बच्चा लाल सेब को देखकर खुश होता है लेकिन हरे सेब को नहीं पहचानता। व्यक्ति मधुमक्खी के डंक के बाद किसी भी उड़ने वाले कीड़े से डरने लगता है। छात्र ने गणित की परीक्षा में पेंसिल का उपयोग किया और अगली बार कलम का।
तो इसका आंसर है मेरे बच्चे व्यक्ति, सी है। व्यक्ति मधुमक्खी के डंक के बाद किसी भी उड़ने वाले कीड़े से डरने लगता है। यानी सेम, मधुमक्खी उसको काट ली है तो जो है जितने कीड़े उड़ रहे हैं वो जो है क्या समझ ले रहा है कि सब मधुमक्खी हैं, ठीक ना। और ये क्या है कि एक कुत्ता सिर्फ बैठो कहने पर बैठता है, रुको पर नहीं, तो ये विभेदीकरण है, अंतर स्पष्ट कर लिया उसने। बच्चा लाल सेब को देखकर खुश होता है लेकिन हरे सेब को नहीं पहचानता, इसमें भी विभेद कर लिया, वो अंतर स्पष्ट कर लिया। छात्र ने गणित की परीक्षा में पेंसिल का उपयोग किया और अगली बार कलम का, तो ये अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है, अधिगम स्थानांतरण का, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई जीव मूल अनुबंधित उद्दीपक के समान नए उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है तो इसे कहते हैं पुनर्बलन, अनुबंधित अनुक्रिया, उद्दीपक सामान्यीकरण, आत्मसातीकरण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक सामान्यीकरण। कहने का मतलब दोनों में समान जो है वो किया, जैसे जो मूल अनुबंधित उद्दीपक इसका था उसी के अनुसार जो है नए उद्दीपक के प्रति क्या किया, ये अनुक्रिया करने लगा, मतलब उसी को सेम समझ गया, तो क्या हो गया सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब सेम समझ लीजिए एकदम से, ठीक ना। और अनुबंधित अनुक्रिया क्या है, तो इसी को मैंने आपको बताया CR, यानी घंटी की आवाज़ पर लार टपकाना, घंटी की आवाज़ पर लार टपकाना। पुनर्बलन, तो पुनर्बलन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, तो स्किनर ने किया है। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो हल साहब ने दिया है, ठीक ना। और ये आत्मसातीकरण क्या है, तो जिसमें नई जानकारी, विचारों या संस्कृतियों को मौजूदा ज्ञान या समाज में पूरी तरह से समाहित कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या था, भोजन, घंटी की आवाज़, लार, कुत्ता। तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक पूछ रहा है। अनुबंधित उद्दीपक मतलब CS, तुरंत लिख लीजिए, ठीक ना। अनुबंधित उद्दीपक CS मतलब घंटी की आवाज़, घंटी की आवाज़, तो ये B आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और भोजन जो है क्या है, ये स्वाभाविक उद्दीपक है, क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, इसी को क्या कहते हैं, UCS, ठीक ना। इसी को अनानुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं, कई नाम है मेरे बच्चे, एक ही, अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक ना। और लार क्या है, तो भोजन को देख करके लार आना, ये UCR हो जाएगा, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। अगर लार शब्द खाली दिया है तब तो ये भोजन पे लार की बात कर रहा है, और अगर घंटी की आवाज़ पर लार हो जाएगा मेरे बच्चे तो ये अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा, घंटी की आवाज़ पर लार, ठीक ना, वह जो है अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा, यानी CR का कार्य करेगा वो। और कुत्ता जो है तो इस पे पावलोव साहब ने प्रयोग किए हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच क्या स्थापित करना महत्वपूर्ण है, विभेदीकरण, साहचर्य, विलोपन, सामान्यीकरण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे साहचर्य। क्या है, साहचर्य। जब आप दो चीज़ों को साथ में होने के आधार पर जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साहचर्य कहते हैं। जब आप दो चीज़ों को साथ में होने के आधार पर जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साहचर्य कहते हैं। जैसे घंटी की आवाज़, घंटी की आवाज़ को भोजन के साथ जोड़कर लार टपकवाना, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, साहचर्य कहते हैं। विभेदीकरण अभी अभी मैंने आपको बताया कि सही उद्दीपक और उससे मिलते जुलते उद्दीपक के बीच क्या अंतर स्पष्ट करना। विलोपन, घंटी बजने के बाद कुत्ते को अगर भोजन नहीं आप देंगे तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा, जो कि विलोपन का कार्य करेगा। सामान्यीकरण का मतलब कि सेम समझना,
ठीक ना। जैसे घंटी बज रही है तो उसके स्थान पे आप सीटी भी बजा दे या साइकिल की घंटी बजा दे, तब भी कुत्ता जो है क्या करेगा, लार टपकाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलाव के सिद्धांत में विलोपन का क्या अर्थ है। घंटी बजाने पर लार आना, घंटी बजाने के बाद भी भोजन न मिलने पर लार की प्रक्रिया रुक जाना, केवल भोजन मिलने पर लार आना, नई प्रतिक्रिया सीखना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे, घंटी बजाने के बाद भी भोजन न मिलने पर लार की प्रक्रिया रुक जाना। घंटी बजाने पर लार आना, तो ये तो अनुबंधित अनुक्रिया हो गई, अनुबंधित अनुक्रिया, घंटी बजाने पर लार आना। और केवल भोजन मिलने पर लार आना, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, ठीक ना। नई प्रतिक्रिया सीखना, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत आता है, शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन के जनक कौन है। जेबी वाटसन, बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, ईएल थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे इवान पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन के जनक कौन है, पावलोव साहब हैं। और जेबी वाटसन साहब को क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक, ठीक ना। स्किनर साहब को क्रिया प्रसूत के लिए जानते हैं, क्रिया प्रसूत, चाहे इसका जनक भी इनको कह लीजिए, ठीक ना। और ये जो है स्किनर को रेखीय अभिक्रमित के लिए भी जो है इनको जनक मानती हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन के जनक जो हैं ये स्किनर साहब हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के सिद्धांत में सामान्यीकरण का तात्पर्य क्या है। केवल एक विशिष्ट घंटी पर लार आना, समान लगने वाली अन्य आवाज़ों पर भी लार आना, भोजन न मिलने पर लार आना, लार बिल्कुल न आना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सामान्यीकरण, यानी समान लगने वाली अन्य आवाज़ों पर भी लार आना। ये सामान्य उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है, ठीक ना, यानी यही। और केवल एक विशिष्ट घंटी पर लार आना, तो ये उद्दीपक विभेदीकरण है, विभेदीकरण, यानी वो अंतर स्पष्ट करना जान गया है। भोजन न मिलने पर लार आना, तो भोजन नहीं मिलेगा फिर भी लार आएगा, तो ये अनुबंधित अनुक्रिया है मेरे बच्चे, अनुबंधित अनुक्रिया है। क्योंकि घंटी जब बजती थी, यानी घंटी की आवाज़ पर ही वह लार टपकाता था। जब वो सीख गया था तो घंटी की आवाज़ जब घंटी बजती थी तभी वो लार टपकाना शुरू कर देता था, ठीक ना। लार बिल्कुल न आना, तो ये जो है तटस्थ अनुक्रिया है, तटस्थ अनुक्रिया है। चाहे तटस्थ अनुक्रिया इसको मानिए, चाहे विलोपन इसको मानिए, दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता है कि लार बिल्कुल ना आना, जब घंटी बजती थी और कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता था तो धीरे धीरे लार टपकाना जो है बंद कर दिया था, जो कि विलोपन का कार्य करता था। और लार बिल्कुल ना आना, तो शुरुआत में जब घंटी बजती थी तब कुत्ता लार थोड़ी ना टपकाता था, वो तो बाद में धीरे धीरे जब सीख गया तब जो है कुत्ता लार टपकाना शुरू किया था ना। तो वही चीज़ है ये। इसका आंसर है मेरे बच्चे बी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के प्रयोग में जब घंटी की आवाज़ के साथ भोजन दिया जाता है तो लार का आना क्या कहलाता है। अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, तटस्थ अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी घंटी की आवाज़ के साथ जो है क्या है, उसे भोजन दिया जा रहा है, तो भोजन को देख करके वह लार जो है टपका रहा है। तो भोजन को देख करके जब लार टपकाएगा तो क्या हो जाएगा, UCR हो जाएगा, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगा मेरे बच्चे। और ये अनुबंधित अनुक्रिया क्या है, तो ये CR है, ये सीखी गई अनुक्रिया थी, ठीक ना, जो घंटी की आवाज़ पर लार टपकाता था। तटस्थ अनुक्रिया क्या है, शुरुआत में जब घंटी बजती थी प्रारंभ में तो कुत्ता जो है वह लार नहीं टपकाता था, जिसे तटस्थ अनुक्रिया कहते हैं।
क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, तो ये व्यवहारों के जो है परिणाम स्वरूप जो है कार्य करता है अपना। अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो वह कार्य को अपने जारी रखेगा, और दंड स्वरूप मिलेगा तो वह कार्य को जो है क्या करेगा, रोक देगा या बंद कर देगा। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोवियन कंडीशनिंग में सामान्यीकरण का क्या अर्थ है। केवल एक विशिष्ट घंटी पर लार टपकाना, घंटी की आवाज़ पर लार न टपकाना, घंटी जैसी मिलती जुलती दूसरी आवाज़ जैसे हार्न पर भी लार टपकाना, भोजन देख कर लार टपकाना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सी, घंटी जैसी मिलती जुलती दूसरी आवाज़ जैसे हार्न पर भी लार टपकाना। सामान्यीकरण का मतलब पूछ रहा है। केवल एक विशिष्ट घंटी पर लार टपकाना, तो ये उद्दीपक विभेदीकरण है। उद्दीपक विभेदीकरण। और घंटी की आवाज़ पर लार न टपकाना, तो ये विलोपन है, विलोपन। भोजन देख कर लार टपकाना, तो ये यूसीआर हो जाएगा, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के सिद्धांत को यस टाइप कंडीशनिंग क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह व्यवहार पर जोर देता है, क्योंकि यह उद्दीपक की प्रतिस्थापन पर जोर देता है, क्योंकि यह अनुक्रिया पर जोर देता है, क्योंकि यह संज्ञानात्मक विकास पर जोर देता है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि बी, क्योंकि यह उद्दीपक की प्रतिस्थापन पर जोर देता है। यहाँ यह एक जो है स्वाभाविक उद्दीपक को एक तटस्थ उद्दीपक से बदल दिया जाता है। ठीक ना। और ये क्योंकि यह व्यवहार पर जोर देता है, नहीं, व्यवहारवाद एक व्यापक शाखा है। ये यस टाइप जो है ये उद्दीपक से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह अनुक्रिया पर जोर देता है, तो ये स्किनर साहब का है, स्किनर साहब का क्रिया प्रसूत से है। ठीक ना। क्योंकि यह संज्ञानात्मक विकास पर जोर देता है, तो यह संज्ञानात्मक विकास ये जीन पियाजे के द्वारा है, जीन पियाजे के द्वारा। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में डर यानी फोबिया पैदा होना, जैसे कि डॉक्टर को देखते ही रोना, पावलोव के किस सिद्धांत के तहत आता है। अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत है मेरे बच्चे, ये अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन। इसमें जो है लिटिल अल्बर्ट, ये अल्बर्ट नामक बच्चे के ऊपर जो है इसका क्या किया गया था, प्रयोग करके सिद्ध किया गया था। और सिद्ध कौन किया था, तो जे.बी. वाटसन साहब ने किया था, जे.बी. वाटसन साहब ने किया था। ठीक ना। और अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत ये तो हल साहब ने दिया है, हल साहब ने दिया है। कब दिया है, तो 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर लिखते जाएंगे आप लोग, क्योंकि राइटिंग तो समझ नहीं पाएंगे, मैं बोल रही हूँ ना, लिखते जाएंगे आप सब। ठीक ना। अंतर्दृष्टि के लिए जो है वही सूज का सिद्धांत, जिसे कोहलर साहब ने दिया है। ठीक ना। और प्रेक्षणात्मक अधिगम ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक ना। सब लिखते जाएंगे मेरे बच्चे एक एक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका आंसर बता दिया मैंने ना, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षक के आने पर छात्रों का शांत हो जाना पावलोव के किस सिद्धांत का उदाहरण है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सूज का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ठीक ना। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, नाम याद रखना दोनों। ठीक ना। इसी को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन। ये सब नाम इसलिए हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये बार बार पूछता है। इसी को सक्रिय अनुबंधन कहते हैं, जो प्रचलित नाम है वही पूछेगा। तो इसको दिया किसने है, तो इसको स्किनर साहब ने दिया है। ठीक ना। और सूज का सिद्धांत, इसी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे कोहलर साहब ने दिया है। कोहलर साहब एक गेस्टाल्टवादी थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक ना। और प्रयत्न और भूल
तो ट्रायल एंड एरर, इसी को प्रयत्न एवं भूल यानी थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन में अप्रतिबंधित उद्दीपन क्या था? घंटी की आवाज़, लाइट, भोजन, घंटी और भोजन दोनों। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर होगा भोजन, ठीक ना। अप्रतिबंधित उद्दीपन, इसी को अनानुबंधित उद्दीपन भी कहते हैं। अनानुबंधित उद्दीपक, इसी को स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक, इसी को यूसीएस भी कहते हैं। यूसीएस, अनकंडीशंस स्टिमुलस, ठीक ना। और ये घंटी की आवाज़, इसको अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। अनुबंधित उद्दीपक, उद्दीपक ये भी है, उद्दीपक ये भी है, लेकिन ये जो है अनुबंधित है, ये अनानुबंधित है, ये स्वाभाविक है, ये बनावटी है यानी सीखी गई है, ठीक ना। और घंटी और भोजन दोनों, ये दोनों उद्दीपक हैं। दोनों उद्दीपक हैं। दोनों उद्दीपक में भोजन जो है स्वाभाविक है और घंटी जो है ये अनुबंधित है यानी बनावटी है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा के डर से छात्र का पेट दर्द होना, यह शास्त्रीय अनुबंधन के किस घटक का उदाहरण है? CS यानी अनुबंधित उद्दीपक, US अप्रतिबंधित उद्दीपक, UR अप्रतिबंधित अनुक्रिया, CR अनुकूलित अनुक्रिया। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे CR। CR अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक ना, जो कि सीखी गई है, मतलब स्वाभाविक नहीं है ये। और CS को अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, जो घंटी की आवाज़ है। CS घंटी की आवाज़ है, ठीक ना। US, इसी को मेरे बच्चे UCS भी कहते हैं। UCS यानी अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक, इसी को अप्रतिबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। US दिया रहेगा तो समझ लेना कि UCS की बात कर रहा है ये। और UR, तो इसी को जो है UCR कहते हैं, जो स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया है। UR दिया रहेगा तो तुरंत समझ जाना कि UCR की बात कर रहा है ये। और CR जो है ये अनुकूलित अनुक्रिया है, तो इसका आंसर है जो है CR है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लौकिक निकटता का नियम पावलोव के अनुसार क्या है? घंटी और भोजन के बीच का समय अंतराल अधिक होना चाहिए, भोजन पहले और घंटी बाद में बजनी चाहिए, घंटी और भोजन के बीच समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए, घंटी और भोजन के बीच समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन मेरे बच्चे सेम हो गया है, ठीक ना। तो इसका आंसर भी जो है, चाहे C मानिए चाहे D मानिए, अब तो दोनों को मानना होगा क्योंकि दोनों सेम है, चाहे C मान लीजिए चाहे D मान लीजिए। और पहला क्या है, घंटी और भोजन के बीच का समय अंतराल अधिक होना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, अगर ऐसा कर देंगे तो कुत्ता लारे नहीं टपकाएगा, ठीक ना। भोजन पहले और घंटी बाद में बजनी चाहिए, तो ये पश्चगामी अनुबंधन का उदाहरण है। पश्चगामी अनुबंधन का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस पर जोर देता है? पुनर्बलन पर, आदत निर्माण पर, क्रिया पर, अंतर्दृष्टि पर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आदत निर्माण, ठीक ना। आदत निर्माण क्या है? यह साहचर्य और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार टपकाता था तो वह उसकी आदत बन गई थी। क्या बन गई थी मेरे बच्चे? आदत बन गई थी। और पुनर्बलन जो है ये, तो पुनर्बलन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था?
स्किनर साहब ने किया था। अगर ये पूछेगा कि पुनर्बलन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो स्किनर साहब ने किया था। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत किसने दिया था? तो हल साहब ने दिया था, इसको याद रखना। और ये क्रिया जो है, तो क्रिया को सबसे अधिक महत्व किसने दिया है? तो व्यवहारवादियों ने दिया है, व्यवहारवादियों ने दिया है, ठीक ना। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कोहलर साहब ने दिया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति अनुबंधित उद्दीपक जैसे घंटी और अनुबंधित अनुक्रिया जैसे लार के बीच संबंध स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक विकास। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन। क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन। ये घंटी और लार के बीच क्या कर दिया गया है? संबंध स्थापित कर दिया गया है, ठीक ना। और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको दिया किसने है? तो स्किनर साहब ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो ये अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। अल्बर्ट बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम भी दिया है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी दिया है, प्रेक्षणात्मक अधिगम भी अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास जो है ये जीन पियाजे साहब ने दिया है, जीन पियाजे ने, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव को उनके किस कार्य के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्लासिकल कंडीशनिंग, पाचन क्रिया पर अध्ययन, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पाचन क्रिया पर अध्ययन। किस पर दिया गया था? पाचन क्रिया पर अध्ययन। वे मूल रूप से क्या थे? एक शरीर विज्ञानी थे। क्या थे? एक शरीर क्रिया विज्ञानी थे, क्रिया विज्ञानी थे। और इनको फिजियोलॉजिस्ट भी कहा जाता था, फिजियोलॉजिस्ट भी कहा जाता था। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये तो शास्त्रीय अनुबंधन है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, ठीक ना। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। और व्यवहारवाद जो है, ये व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जे.बी. वाटसन साहब हैं। कौन है? जे.बी. वाटसन साहब हैं। और ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है मेरे बच्चे? तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है, इसका उद्देश्य है कि मन कैसे कार्य करता है और यह हमारे व्यवहार को जो है कैसे प्रभावित करता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो मेरे बच्चे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक ना। और जो बच्चे मतलब ये पावलोव को देख रहे हैं, पावलोव वाला वीडियो, वो जो है प्लेलिस्ट से जा करके पहले थॉर्नडाइक और स्किनर को देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो हल पे आएगा, जिसे आप लोग जो है क्लार्क लियोनार्ड हल बोलते हो, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माँ के बुलाने या इशारा करने पर बच्चा तुरंत प्रतिक्रिया देता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्रिया प्रसूत, क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रयास और त्रुटि, अंतर्दृष्टि। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग यह आदत और साहचर्य पर आधारित व्यवहार है, आदत और साहचर्य पर आधारित व्यवहार है। और ये क्रिया प्रसूत क्या है? तो इसको जो है मेरे बच्चे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोल रही हूँ। इसी को जो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसी क्रिया प्रसूत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको दिया किसने है? तो स्किनर साहब ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसको किसने दिया है? जिसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। प्रयास और त्रुटि को जो है किस नाम से और जानते हैं? तो इसे जो है संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं।
इसी को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रयास और त्रुटि को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि को जो है सूझ का सिद्धांत कहते हैं। सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इसको दिया किसने है? तो इसको कोहलर साहब ने दिया है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत थियरी ऑफ कंडीशंस रिस्पॉन्स के प्रतिपादक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, इवान पावलोव, अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे इवान पावलोव। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी को प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। लिखते जाएंगे आप लोग। इसी को अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक ना। और अल्बर्ट बंडूरा को जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए जाना जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए जाना जाता है। अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक अधिगम के लिए जाना जाता है। सामाजिक अधिगम के लिए जाना जाता है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीखना एक आदत निर्माण है जो साहचर्य के सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या कहता है? तो यह सिद्धांत व्यवहार के संशोधन, आदत निर्माण और फोबिया के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक ना। और ये स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या कहता है? तो यह व्यवहार के परिणामों और पुनर्बलन पर आधारित है। व्यवहार के परिणामों और पुनर्बलन पर आधारित है। ठीक ना। थॉर्नडाइक का जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, यह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी हैं मेरे बच्चे। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका आंसर मैंने बताया ना कि पावलोव का जो है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार पर जोर देता है? ऐच्छिक व्यवहार, अनैच्छिक या सहज व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार, रचनात्मक व्यवहार। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अनैच्छिक या सहज व्यवहार। अब ये अनैच्छिक या सहज व्यवहार क्या है? तो वे स्वचालित स्वतः स्फूर्त शारीरिक क्रियाएं हैं जिन पर हमारी चेतना या इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आँखों में धूल या तेज रोशनी जाने पर अपने आप पलकें बंद हो जाना। ठीक ना। और ये ऐच्छिक व्यवहार क्या है मेरे बच्चे? तो वह कार्य या क्रिया है जिसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, सोच समझ और सचेतन नियंत्रण से करता है। जैसे अपनी मर्जी से कहीं जाना। ठीक ना। ये ऐच्छिक व्यवहार है। और संज्ञानात्मक ये क्या है व्यवहार? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो जीन पियाजे साहब ने दिया है। किसने दिया है? तो जीन पियाजे साहब ने दिया है। और ये रचनात्मक व्यवहार क्या कहता है? तो रचनात्मक व्यवहार का उद्देश्य होता है मेरे बच्चे जिज्ञासा और सहयोग। जिज्ञासा और सहयोग के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाना। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम कैसा होता है? सक्रिय, निष्क्रिय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम कैसा होता है मेरे बच्चे? निष्क्रिय होता है। ठीक ना। इसमें जीव जो है यह उद्दीपक के प्रति निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया करता है। ठीक ना। और सक्रिय में क्या होता है? सक्रिय वह अधिगम होता है जहां सीखने वाला खुद पहल करता है या क्रिया करता है। यह मुख्य रूप से स्किनर के क्रिया प्रसूत से संबंधित है। सक्रिय जो है यह स्किनर के क्रिया प्रसूत से है। स्किनर के
क्रिया प्रसूत से है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एस टाइप अनुबंधन में यस का क्या अर्थ है? सीखना, अनुक्रिया, उद्दीपक, समाधान। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उद्दीपक। इस सिद्धांत में उद्दीपक को अनुक्रिया से पहले रखा जाता है। उद्दीपक को अनुक्रिया से पहले रखा जाता है। ठीक ना। ये सीखना क्या है? तो सीखना ये अधिगम का परिणाम है, अधिगम का परिणाम है। अनुक्रिया क्या है? तो अनुक्रिया पर मेरे बच्चे जो है स्किनर साहब ने कार्य किया है। स्किनर साहब ने, इन्होंने, स्किनर साहब ने अनुक्रिया को महत्व दिया है। ठीक ना, जिसे आर टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? आर टाइप। ये समाधान क्या है मेरे बच्चे? तो समस्या समाधान जो है ये अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम से। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाटसन का लिटिल अल्बर्ट प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। इसमें जो है भय के अनुबंधन पर आधारित प्रयोग था। यह भय के अनुबंधन पर आधारित प्रयोग था। इस पे जो है जेबी वाटसन यानी अल्बर्ट नामक जो बच्चा था, इस पे जो है दो लोग जो है सिद्ध किए थे। कौन कौन थे? जो जेबी वाटसन थे, एक जेबी वाटसन साहब थे, वाटसन, और एक जो है रोजाली रेनर थी, रोजाली रेनर। ये इन्हीं की पत्नी थी मेरे बच्चे। ठीक ना। जो है अल्बर्ट नाम के बच्चे पर जो है इन्होंने अपना जो है कार्य किया था। और ये क्रिया प्रसूत के लिए मैंने कई बार बता दिया है कि स्किनर जाने जाते हैं। स्किनर, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इसको सूज का सिद्धांत कहते हैं, सूज का सिद्धांत। इसके लिए कोहलर साहब प्रसिद्ध हैं। सामाजिक अधिगम के लिए बंडूरा साहब प्रसिद्ध हैं, बंडूरा साहब। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंधन का अर्थ है साहचर्य स्थापित करना। यह किस प्रकार का अधिगम है? क्रिया प्रसूत अधिगम, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन। अब ये जान लीजिए कि अनुबंधन का अर्थ क्या है, यानी अनुबंधन का मतलब क्या होता है? तो साहचर्य स्थापित करना। क्या होता है मेरे बच्चे? साहचर्य स्थापित करना। और ये शास्त्रीय अनुबंधन क्या है? तो इसमें एक तटस्थ उद्दीपक, एक तटस्थ उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़कर एक अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न की जाती है, एक अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न की जाती है। और ये प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम क्या है? तो इसमें जो है प्राणी बार बार जो है प्रयास करता है और गलतियां करता है, फिर धीरे धीरे गलतियों को कम करके सही अनुक्रिया सीख जाता है। ये प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का अनुप्रयोग हो सकता है आदतों के निर्माण में, डर और भय को दूर करने में, अनुशासन स्थापित करने में, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उपर्युक्त सभी। यह सिद्धांत बच्चों में अच्छी आदतें डालने और गलत आदतें छुड़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पावलोव का सिद्धांत किसके निर्माण में सबसे अधिक सहायक है? समझ विकसित करने में, सृजनात्मकता बढ़ाने में। ये मेरे बच्चे यहाँ से ये कट कर दीजिए, ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक ना। संज्ञान विकसित करने में, अच्छी आदतों के निर्माण और बुरी आदतों को बदलने में। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे डी, अच्छी आदतों के निर्माण और बुरी आदतों को बदलने में। अनुबंधन के माध्यम से
अनुबंधन के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतें जैसे समय पर स्कूल आना, सफाई रखना, ये सब जो है कार्य डलवा सकते हैं और बुरी आदतों को जो है दूर किया जा सकता है, ठीक ना। और ये समझ विकसित करने में तो ये मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास से है, ये जो है संज्ञानात्मक विकास से है। सृजनात्मकता बढ़ाने में तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि यह बच्चों में जिज्ञासा, खुले प्रश्नों और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करके बढ़ाई जा सकती है सृजनात्मकता से। और संज्ञान विकसित करने में तो ये संज्ञानात्मक विकास से है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावलोव के सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? साहचर्य का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि ये जो है स्किनर साहब का है। किसका है? स्किनर साहब का। और ये साहचर्य का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये पावलोव साहब का है। नाम तीनों देख लेना, ठीक ना। इसी को जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये जानते रहिए, शास्त्रीय अनुबंधन को इसी तीन नाम से और जानते हैं, साहचर्य का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक ना। नाम जानते रहिए आप सब। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में जब एक स्थापित अनुबंधित उद्दीपन, ये अनुबंधित है मेरे बच्चे, ठीक ना, अनुबंधित उद्दीपन CS1 जैसे घंटी के साथ एक नए तटस्थ उद्दीपन यानी जैसे प्रकाश को बार बार जोड़ा जाता है और नया उद्दीपन भी अनुक्रिया उत्पन्न करने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रथम स्तरीय अनुबंधन, उच्च स्तरीय अनुबंधन, विलोपन, सामान्यीकरण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे उच्च स्तरीय अनुबंधन। कैसे? अब इसमें देखिए, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में जब एक स्थापित अनुबंधित उद्दीपन CS1 जैसे घंटी के साथ एक नए तटस्थ उद्दीपन यानी इसको बार बार जोड़ा जाता है। कहने का मतलब मेरे बच्चे कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता था तो उस पहले घंटी बजाई जाती थी, ठीक ना। तो वो घंटी जब बजती थी तब कुत्ता जो है लार टपकाता था, उसे भोजन मिलता था। अब इसी घंटी के साथ एक टार्च भी जलाया जाने लगा, ठीक ना। ये कुत्ता जो है इस टार्च पे भी जो है अनुक्रिया करने लगा, ठीक ना। लेकिन इस टार्च का संबंध किससे था? इस घंटी के साथ था, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय अनुबंधन। कहने का मतलब कि ये दोनों जो है एक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय अनुबंधन। इसी को मेरे बच्चे द्वितीय स्तरीय अनुबंधन भी कहते हैं, द्वितीय स्तरीय अनुबंधन भी कहते हैं, स्तरीय अनुबंधन भी कहते हैं। पहले तो जो है कुछ दिन तक इस टार्च पे जो है वो लार नहीं टपकाया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है जैसे ये घंटी पे लार टपकाना शुरू कर दिया था, वैसे ही यह टार्च पे भी लार टपकाना शुरू कर दिया था, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार टपकाता है तो उसे सीधे भोजन के साथ जोड़ने से सीखी गई है। यह किस प्रकार का अनुबंधन है? द्वितीय स्तरीय अनुबंधन, उच्च स्तरीय अनुबंधन, निम्न या प्रथम स्तरीय अनुबंधन, डी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे निम्न या प्रथम स्तरीय अनुबंधन। कहने का मतलब है कि जब घंटी की आवाज़ पर कुत्ता जो है केवल लार टपकाता था, घंटी की आवाज़ पे जब कुत्ता लार टपकाता था तो बस एक ही क्रिया हो रही है इसमें, तो इसे निम्न या प्रथम स्तरीय अनुबंधन कहते हैं। और ये द्वितीय स्तरीय अनुबंधन और उच्च स्तरीय अनुबंधन ये दोनों एक ही हैं मेरे बच्चे, ठीक ना। ये दोनों अनुबंधन एक ही हैं जब घंटी और टार्च दोनों पे जो है कुत्ता लार टपकाता था, फिर घंटी को हटा लिया गया फिर भी वो जो है टार्च पे लार टपकाता था, ठीक ना। और क्रिया प्रसूत ये तो स्किनर साहब का है, कई बार मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय अनुबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रथम स्तरीय अनुबंधन से अधिक मजबूत होता है। इसमें अनुबंधित उद्दीपन CS1 को बिना भोजन के केवल घंटी के साथ जोड़ा जाता है।
यह हमेशा विलोपन की प्रक्रिया को तेज करता है। यह प्रथम स्तरीय अनुबंधन से पहले होता है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि इसमें अनुबंधित उद्दीपन CS1 को बिना भोजन के केवल घंटी के साथ जोड़ा जाता है। इसको समझिए, जैसे कुत्ता है, कुत्ता लार टपकाता था तो पहले घंटी बजाई जाती थी, तो इसी घंटी पे जो है कुत्ता लार टपकाता था, फिर इसी के साथ टार्च जलाया जाने लगा। तो ये नहीं है कि टार्च जब जलाया जाता था तो जो है कुत्ते को भोजन दिया जाता, नहीं, ये घंटी के साथ टार्च को जलाया जाता था। इस टार्च से भोजन से कोई मतलब नहीं था इसका। इस टार्च का संबंध किससे था? घंटी से था। ठीक ना, घंटी को हटा दिया गया, फिर भी जो है टार्च पे क्या करता था? लार टपकाता था कुत्ता। ठीक ना, और यह प्रथम स्तरीय अनुबंधन से अधिक मजबूत होता है? नहीं मेरे बच्चे, यह प्रथम स्तरीय अनुबंधन से अधिक नहीं, यह कमजोर होता है। ठीक ना, मजबूत नहीं, कमजोर होता है। यह हमेशा विलोपन की प्रक्रिया को तेज करता है? तो नहीं, तेज नहीं करता। यह विलोपन की संभावना को बढ़ाता है, प्रक्रिया को हमेशा तेज नहीं करता। ठीक ना, यह प्रथम स्तरीय अनुबंधन से पहले होता है? नहीं, यह प्रथम स्तरीय अनुबंधन से बाद होता है, पहले नहीं, बाद होता है। ठीक ना, तो इसका आंसर है बी मेरे बच्चे, ध्यान देना इसको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय अनुबंधन को दर्शाना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम मूल यूएस से दूर जाते हैं, अनुक्रिया कमजोर होने लगती है। कुत्ता हमेशा भूखा नहीं रहता, उद्दीपन सामान्यीकरण नहीं होता। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बी, जैसे जैसे हम मूल यूएस से दूर जाते हैं, अनुक्रिया कमजोर होने लगती है। अब यूएस क्या है मेरे बच्चे? तो इसी को हम बताए थे ना आपसे कि इसी को यूसीएस कहते हैं। यूसीएस मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या था मेरे बच्चे? भोजन था ना। जब कुत्ते को भोजन से दूर कर देंगे तो कोई क्रिया क्या होगी? धीरे धीरे खत्म होगी ना, उससे दूर होते चले जाएंगे। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन में जब एक अनुबंधित उद्दीपन के साथ एक नया तटस्थ उद्दीपन क्या बन जाता है? स्वाभाविक उद्दीपन यूएस, प्रथम अनुबंधित उद्दीपन CS1, द्वितीय अनुबंधित उद्दीपन CS2, अनुक्रिया रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे द्वितीय अनुबंधित उद्दीपन। अब समझिए कैसे। शास्त्रीय अनुबंधन में जब एक अनुबंधित उद्दीपन के साथ एक नया तटस्थ उद्दीपन जो है जुड़ता है, कहने का मतलब यह है कि कुत्ता जब लार टपकाता था तो पहले घंटी बजती थी और घंटी के साथ टार्च भी जलाया जाता था। ठीक ना, तो ये दोनों साथ में कार्य कर रहा है ना, तो क्या हो गया? द्वितीय अनुबंधन उद्दीपक। और पहले ये टार्च क्या था? तो ये भी यनियस था मेरे बच्चे, यनियस। इसी को जो है तटस्थ उद्दीपक कहते हैं, तटस्थ उद्दीपक कहते हैं, तटस्थ उद्दीपक। इसी को यनियस यानी न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? द्वितीय अनुबंधन उद्दीपक। पहले जो है टार्च पे भी वह लार नहीं टपकाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है क्या हुआ, टार्च पर भी जो है कुत्ता लार टपकाना शुरू कर दिया था। और स्वाभाविक उद्दीपन तो ये यूएस है, यानी यूसीएस, स्वाभाविक है, जो कि भोजन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? भोजन का। और ये प्रथम अनुबंधित उद्दीपन क्या है मेरे बच्चे? तो ये घंटी की आवाज़ है। प्रथम अनुबंधित उद्दीपन क्या था? घंटी की आवाज़ें थी नहीं, घंटी की आवाज़। और ये अनुक्रिया क्या है? तो कुत्ते का व्यवहार करना ही अनुक्रिया है। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन उद्दीपक शास्त्रीय अनुबंधन के बाद क्या बन जाता है? अनुकूलित उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशंस रिस्पॉन्स, अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस, अनुकूलित अनुक्रिया, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स। तो उदासीन उद्दीपक को ही मेरे बच्चे क्या कहते हैं? तटस्थ उद्दीपक कहते हैं, तटस्थ उद्दीपक कहते हैं। इसी को मेरे बच्चे यनियस, यनियस यानी न्यूट्रल स्टिमुलस, स्टिमुलस कहते हैं। तीन नाम है इसका,
इसी को उदासीन उद्दीपक कहेंगे, इसी को तटस्थ उद्दीपक कहेंगे, इसी को यानी न्यूट्रल उद्दीपक कहेंगे। और बाद में जो है यही क्या बन जाता है, अनुबंधित उद्दीपक बन जाता है। जब उसके भोजन के साथ यह जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, अनुबंधित उद्दीपक। लेकिन बाद में भोजन भी नहीं दिया जाता है, केवल घंटी की आवाज़ पे लार टपकाता है, घंटी की आवाज़ पर। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के अनुबंधन में स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? घंटी की आवाज़ सुनना, भोजन को देखना, लार टपकाना। कुत्ता घंटी सुनकर लार टपकाता था। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे, पूछ क्या रहा है, स्वाभाविक अनुक्रिया। तो स्वाभाविक अनुक्रिया इसमें क्या है, लार टपकाना। ठीक ना। और ये घंटी की आवाज़ सुनना, तो ये सीएस है, जिसको अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। ठीक ना। और भोजन को देखना, तो ये तो यूसीएस है, ये भी उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक। और कुत्ता घंटी सुनकर लार टपकाता था, तो ये अनुबंधित अनुक्रिया है, अनुबंधित अनुक्रिया है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए घंटी बजने पर छात्रों का अपनी जगह पर बैठ जाना पावलोव के किस सिद्धांत का उदाहरण है? सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक ना। और ये सक्रिय अनुबंधन जो है ये स्किनर साहब का है, स्किनर साहब का। अंतर्दृष्टि अधिगम जो है ये कोहलर साहब का है, कोहलर का। संज्ञानात्मक अधिगम ये जीन पियाजे साहब का है, जीन पियाजे साहब का है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में जब घंटी सीएस की आवाज़ शुरू होती है और भोजन यूसीएस देने तक जारी रहती है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? समकालीन अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन, चिन्ह अधिगम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे विलंबित अनुबंधन। ये विलंबित अनुबंधन क्या होता है, कहने का मतलब है कि घंटी तब तक बजती रहेगी जब तक कि भोजन नहीं आ जाएगा, यानी जब भोजन आ जाएगा तभी घंटी की आवाज़ जो है बंद होगी, यानी घंटी तब तक आपको बजाना है। ठीक ना। ये विलंबित अनुबंधन कहता है। और ये समकालीन अनुबंधन क्या है, तो इसमें घंटी और भोजन, घंटी और भोजन दोनों साथ में रहेगा, एक ही साथ प्रस्तुत किया जाएगा, घंटी और भोजन दोनों एक साथ। पश्चगामी अनुबंधन में क्या होता है मेरे बच्चे, घंटी बाद में बजाई जाती है, भोजन पहले दे दिया जाता है, भोजन पहले दे दिया जाता है और घंटी बाद में बजाई जाती है। चिन्ह अनुबंधन में क्या होता है कि घंटी जब बजती है और भोजन दिया जाता है, कुत्ते को भोजन दिया जाता है, तो इसके बीच का जो अंतराल है, ठीक ना, इसी को चिन्ह अनुबंध मेरे बच्चे, चिन्ह अनुबंध, क्योंकि चिन्ह अधिक दूसरा। समझ में आ गया ना। तो इसका आंसर है विलंबित अनुबंधन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के प्रयोग में यदि घंटी सीएस और भोजन यूसीएस के बीच का समय अंतराल बहुत कम यानी कुछ सेकंड है, तो इसे अधिगम के लिए कैसा माना जाता है? सबसे कम प्रभावी, अप्रभावी, सबसे प्रभावी, अनुबंधन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सबसे प्रभावी। ठीक ना। घंटी और भोजन के बीच का जो समय होता है बहुत कम समय होता है, इसे लगभग 5 सेकंड समझिए, 5 सेकंड का समय होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलंबित अनुबंधन के बारे में कौन सा कथन सही है? अनुबंधित उद्दीपक घंटी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के बाद आती है, घंटी और भोजन एक साथ बंद होते हैं, घंटी भोजन प्रस्तुत होने से पहले शुरू होती है और भोजन आने के तक चलती रहती है, भोजन आने तक चलती रहती है। घंटी और भोजन के बीच बहुत लंबा 5 मिनट से अधिक समय होता है, नहीं। इसका आंसर है मेरे बच्चे घंटी भोजन प्रस्तुत होने से पहले शुरू होती है और भोजन के आने तक चलती रहती है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन में जब घंटी बजनी बंद हो जाती है और फिर भोजन दिया जाता है तो घंटी और भोजन के बीच खाली समय इसे कहा जाता है। तो इसे विलंबित अनुबंधन कहते हैं या समकालिक अनुबंधन कहते हैं या चिन्ह अनुबंधन कहते हैं या प्रतिगामी अनुबंधन कहते हैं। इसका आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे चिन्ह अनुबंध। ठीक ना। कहने का मतलब है कि जब घंटी बजती है और कुत्ते को भोजन दिया जाता है, ठीक ना, तो ये जो बीच का समय होता है, घंटी बजनी बंद हो जाती है फिर उसके बाद भोजन आता है, तो इसके जो बीच का समय है इसी को चिन्ह अनुबंध कहते हैं। ठीक ना। और ये विलंबित अनुबंधन क्या है, तो इसमें घंटी जो है बजती रहती है जब तक कि भोजन नहीं आ जाता है। घंटी तब तक बजती रहेगी जब तक कि भोजन नहीं आ जाएगा। ठीक ना। समकालिक अनुबंधन में क्या होता है मेरे बच्चे, दोनों साथ साथ उपस्थित किया जाता है, यानी घंटी को भी और भोजन को भी एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिगामी अनुबंधन क्या होता है, तो इसी को पश्चगामी अनुबंधन भी कहते हैं मेरे बच्चे। इसमें क्या होता है कि घंटी बाद में बजती है, उसके पहले भोजन आ जाता है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक पावलोव का समकालीन था जिसने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, जॉन बी वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जेबी वाटसन साहब। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं, व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। ठीक ना। और बीएफ स्किनर को क्रिया प्रसूत के लिए जानते हैं, क्रिया प्रसूत के लिए, सक्रिय अनुबंधन के लिए जानते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन के लिए जानते हैं। ठीक ना। अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक अधिगम के लिए जानते हैं, सामाजिक अधिगम के लिए जानते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए जानते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए जानते हैं। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के लिए जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जानते हैं। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपन और अनुबंधित उद्दीपन के बीच समय का अंतर कितना होता है। सीएस पहले आता है फिर यूसीएस आता है। सीएस और यूसीएस दोनों एक ही समय पर आते हैं। यूसीएस पहले आता है फिर सीएस आता है, बहुत अधिक समय का अंतर होता है। तो समकालीन अनुबंधन में मेरे बच्चे सीएस यानी 20 का आंसर होगा। सीएस और यूसीएस दोनों एक ही समय पर आते हैं। कहने का मतलब घंटी भी बजती है और भोजन भी साथ में प्रस्तुत किया जाता है। ये समकालीन अनुबंधन है। सीएस पहले आता है फिर यूसीएस आता है, यानी घंटी पहले बजता है फिर भोजन आता है। तो ये तो विलंबित हो गया मेरे बच्चे, विलंबित। ठीक ना। यूसीएस पहले आता है फिर सीएस आता है, कहने का मतलब भोजन पहले आता है फिर घंटी बजती है। तो इसका जो है क्या था, पश्चगामी था ना, पश्चगामी। इसी को प्रतिगामी भी कहते हैं मेरे बच्चे, प्रतिगामी। दोनों नाम एक ही है, याद रखना। बहुत अधिक समय का अंतर होता है, नहीं मेरे बच्चे, बहुत अधिक समय का अंतर होगा तब तो कुत्ता लारे नहीं टपकाएगा। इसमें बस 5 सेकंड का अंतर होता है, 5 सेकंड का। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार की अनुबंधित प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। बीएफ स्किनर, जेबी वाटसन, इवान पावलोव, थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे इवान पावलोव। पावलोव ने प्रतिपादित किया कि सीखना साहचर्य और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाटसन ने पावलोव के सिद्धांत का उपयोग करके किस पर प्रयोग किया। कुत्ता, चूहा, अल्बर्ट नाम बच्चा, कबूतर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अल्बर्ट नामक बच्चा। वाटसन साहब जो है ये अल्बर्ट नाम के बच्चे पर जो है अपना प्रयोग किए थे, ठीक ना। और ये कुत्ते पर कौन प्रयोग किया था, तो पावलोव साहब प्रयोग किए थे, पावलोव साहब। चूहे पर स्किनर साहब प्रयोग किए थे, स्किनर साहब। कबूतर पे भी स्किनर साहब प्रयोग किए थे, ठीक ना। वीडियो यदि मेरे बच्चे आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक ना। और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे बच्चे, ताकि वीडियो आपको मिल सके आसानी से, कोई दिक्कत ना हो उसमें। कमेंट ज़रूर करना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय बाय।